योगेंद्र यादव की क्रेडिबिलिटी जीरो क्यों है, किस लिए है? क्यों ये प्राणी कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का एक अघोषित पिट्ठू है? और क्या क्या गंभीर इल्जाम लगाए इन पे वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने? यही सब समझने की कोशिश करेंगे आज के इस धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। योगेंद्र सलीम यादव कांग्रेस पार्टी के एक अघोषित पिट्ठू हैं। उनके एक अघोषित रणनीतिकार सलाहकार है, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, देश में कांग्रेस पार्टी के फेवर में माहौल को सेट करना। राहुल गांधी जी के लिए उनके फेवर में फील्डिंग को सेट करना। वो अपना काम बखूबी कर भी रहे हैं, वो अलग बात है। मोदी जी की टीम और जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं इस देश में, वो इनके इस प्लान को हर दफा फेल कर देते हैं। इनके माथे के ऊपर से मोदी जी और जितने भी उनके सपोर्ट से ना, वो छक्के चौके जड़ते हैं इनके सिर के ऊपर से, और बॉल इनके समझने के पहले ही बाउंड्री के पार हो जाती है। ये चल रहा है इनके साथ इन दिनों। जो लोग भी इनको न्यूट्रल समझते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, उनसे बड़ा भोला आज तक मैंने नहीं देखा। अगर वो भोले नहीं है तो डेफिनेटली वो लोग मूर्ख तो हैं। उनसे बड़ा मूर्ख ना तो आज तक मैंने देखा है और ना ही भविष्य में मैं कभी देखूंगा और ना देखना चाहूंगा। इनको, इनके एक्टिविज्म को मैंने बहुत गौर से ऑब्जर्व किया। पिछले कुछ सालों में जो कुछ भी इन्होंने किया है ना, वो किसके लिए कर रहे हैं और किसके फेवर में कर रहे हैं, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, एक बात मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि ये भाई साहब न्यूट्रल तो किसी भी एंगल से नहीं है। ये भाई साहब बायस है, और ये बायस किसको लेकर है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाओ। ऐसे न्यूट्रल लोगों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, और वो प्रॉब्लम होती है इनका बड़बोलापन, इनका चबड़ अपनी जुबान चलाना। और इसी चबड़ चबड़ाहट में ना कभी कभी ऐसी बातें कह जाते हैं जिसके चलते वो पार्टी जिनको ये फेवर कर रहे हैं ना, जिनके फेवर में ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ जाता है। ऐसा ही सिमिलर सा एक और कांड इन्होंने कर दिया अपने एक पॉडकास्ट के दौरान, जहां पर उन्होंने ये कबूल कर लिया कि वोट चोरी जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये तो बस एक नैरेटिव था जो उन्होंने राहुल गांधी जी की पॉलिटिक्स को पुश करने के लिए चलाया था। इन्होंने ये वाला बयान किया दिया, उनका वो वाला बयान भयंकर वायरल हो गया। एंड द मोमेंट इनका ये वाला बयान भयंकर वायरल हो गया, इनको बोरियां भर भर के, बाल्टियां भर भर के गालियां मिल रही है। तब से क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, हर कोई इनको गरियाने में लगा हुआ। मे भी शायद इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये भाई साहब सफाइयाँ देते हुए घूम रहे थे अलग अलग चैनल्स पे जा जाके। उस क्लिप के वायरल होने के बाद जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसको सफाइयाँ नहीं कहते, उसको कहते हैं डैमेज कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करना। बट ये भाई साहब एक बात भूल रहे हैं कि जो गाड़ी एक बार छूट गई ना, वो छूट गई है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। इसी सफाई अभियान के तहत भाई पहुंच गए एक टीवी न्यूज़ चैनल पे। वहाँ पर वो अपनी मीठी, मधुर और मंत्रमुग्ध कर देने वाली वाणी में अपनी सफाइयाँ देते हुए नजर आए। इनकी बातों को सुन के मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि ये भाई साहब सफाई देने आए हैं कि ये सफाई कर्मचारी हैं जो साफ सफाई के कामों में लग गए हैं। खैर, इन्होंने जो भी सफाई दी, उस सफाई को देखिए एक बार मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर ये राजनीति छोड़ के साफ सफाई करने भी लग जाए ना, तो भी ये राजनीति से बेहतर परफॉर्म करेंगे वहाँ पर। इन्होंने अपनी मीठी और मधुर वाणी में जो भी विष उगलाए ना, जो भी जहर उगलाए, वो कानों को सुनने के लिए एक पल के लिए बहुत अच्छा लगता है। बट लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में अगर आप सोचोगे तो वो एक्चुअली देश के लिए घातक है, देश के लिए जहर है। खैर, इन्होंने क्या बकलोलियाँ करी ये आप सोच रहे हो ना, उसके लिए ये वाला वीडियो देख लो दोस्तों। और पब्लिक को लगता है, और खास तौर पे जो कि बीच में खड़ा वोटर है, तटस्थ था जो अब तक, उस पर वोट चोरी के आरोप का असर हो रहा है, और ये जनता की अदालत का मामला है, और ये बहुत गहरा मामला। तो सुना ना आपने इनकी मीठी और मधुर वाणी को। आपको इनकी मीठी और मधुर वाणी 2014 के पहले की मीडिया की याद दिला देगा। ऐसा मैंने किसी लिए कहा, ऐसा मैंने इसीलिए कहा क्योंकि तब की जो मीडिया हाउसेस हुआ करती थी ना, बी इट न्यूज़पेपर, बी इट न्यूज़ चैनल, जो भी हुआ करते थे, ये सरकार के गुणगान में, उनकी सेवा में तत्पर रहते थे, कार्यरत रहते थे। उनका वही काम हुआ करता था, सरकार के पक्ष में माहौल को सेट करना, देश में माहौल को बना के रखना। यस, एंड ही कम्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सर्कल ओनली। ये भाई साहब भी उसी सर्कल का हिस्सा है, जिनका एक ही काम हुआ करता था उन दिनों, चाटना, चाट के अपनी जुबान को, अपनी जीभ को कई गज लंबी कर लेना। जी हाँ दोस्तों, ये उसी पर्टिकुलर सर्कल का हिस्सा है। मुझे ऐसा लगता है ये और इन जैसे जितने भी लोग हैं इस देश में, ये लोग 2014 के पहले वाले एक टाइम लूप में फंस गए। उससे या तो वो निकलना नहीं चाहते, या तो वो निकल नहीं पा रहे, क्योंकि निकलने के लिए आपको चाहिए स्किल्स, टैलेंट, जो कि इन लोगों में है नहीं। और चाटना और चापलूसी करना, ये कोई टैलेंट तो नहीं है ना, ये जस्ट एक आर्ट है। और योगेंद्र यादव जैसे लोग आर्टिस्ट, जिनके आर्ट की आज की तारीख में कोई कदर नहीं है, कोई जगह नहीं, क्योंकि पब्लिक ऐसे आर्ट को आजकल पूछती नहीं है। एनीवेज, इनकी बकबक तो आपने सुन ली। अब बारी है उस काउंटर की, उस पर्टिकुलर रीबटल की, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने इनको दी। उन्होंने जबरदस्त तरीके से इनको धोया है दोस्तों उस डिबेट शो में। मुझे तो ये बताया गया था कि वोट चोरी पर डिबेट होनी है।
लेकिन ठीक है, अब योगेंद्र जी को आपने एक, चूंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस अथॉरिटी से हम लोग योगेंद्र जी से सवाल करें, क्योंकि योगेंद्र जी कोई अथॉरिटी है नहीं, बिल्कुल और नहीं है। उनके मन में भी वैसे ही सवाल जवाब है जैसे हम सबके मन में है। तो मैं नहीं समझ पाया कि योगेंद्र जी को आज आपने ये विशेष दर्जा क्यों दिया है, पहला। दूसरा, जब हम कह रहे हैं कि वोट चोरी और एसआईआर, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि योगेंद्र जी ने जो अभी कहा कि इंटेंसिव रिवीजन तो ठीक है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है? और उसके बाद जो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, इसको जो लोग सुनेंगे उनको भी आश्चर्य होगा। वो कह रहे हैं कि इतने उम्र वाले पहली बार कैसे हो गए, इतने उम्र वाले पहली बार कैसे हो गए, 100 वर्ष के ऊपर की उम्र के लोग हैं। सवाल यह है कि क्या सचमुच सूत्रों को छोड़कर कोई जानकारी है आपके पास? वोट चोरी का पूरा अभियान जो चलाया गया, क्या वो देश में एक तरह का क्यास नहीं करने की कोशिश है? क्योंकि हम सब जानते हैं, और योगेंद्र जी तो मैं लंबे समय से इनको चुनाव विश्लेषक के तौर पर देखता रहा हूं, तो इन्होंने तो देखा है, वो 3% वाला स्विंग बताते थे, 5% वाला स्विंग बताते थे, हालांकि देश ने अब सब वो खारिज कर दिया। तो सवाल ये है कि वो सचमुच कोई ऐसा गंभीर कोई इनके पास है जानकारी, या सिर्फ एक अफवाह छोड़ देना है, एक हवा में कुछ संदेह सा एक पैदा कर देना है कि अच्छा नहीं नहीं भाई, अच्छा योगेंद्र जी इतना बढ़िया मीठा मीठा बोलते हैं, तो मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो डायबिटीज वाला मीठा ना हो जाए योगेंद्र जी जैसे बोल रहे हैं। क्योंकि ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि योगेंद्र जी बोल रहे हैं, बड़ी गंभीरता से बोल रहे हैं, बिना प्रमाण के, बिना किसी एक भी तथ्य के आप जिस प्रक्रिया को दुरुस्त करने की बात हो रही है, उसको ऐसे सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं योगेंद्र? बाय द वे, योगेंद्र सलीम यादव के बारे में जिनको पता ना हो तो उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, और वो ये है कि ये पहली दफ़ा नहीं है जब इनकी ज़ुबान फिसली है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉडकास्ट में या फिर इंटरव्यू में। इसके पहले भी भाई मल्टीपल दफ़ा अपनी ज़ुबान फिसला चुके हैं, और जिसके चलते बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। इनके बारे में एक और मजे की बात दोस्तों, जितने भी लेफ्टिस्ट वामपंथी मीडिया ब्रिगेड वाले हैं ना, मीडिया वाले हैं, इनके अलावा इनको कोई भी नहीं पूछता, इनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं करता है। आम आदमी तो इनको सुनना भी नहीं चाहता है, इनको इग्नोर करता है, अवॉइड करता है। क्यों? क्योंकि सबको इनका बायस अच्छे से पता है। एंड बाय द वे, जिनको ये बात पता नहीं, एसआर के मुद्दे पर ना ये भाई कोर्ट में, वो अलग बात है, हियरिंग के दिन, जिस दिन हियरिंग होनी थी उस दिन भाई साहब तो कोर्ट से गायब रह ही रहे, इनके वकील भी कोर्ट से गायब थे, नदारत थे। उड़ती उड़ती खबर थी, सोचा आप सबके साथ शेयर कर दूं, कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इनकी मंडली कोर्ट से एसआर की हियरिंग के दिन में गायब क्यों रहे, राइट? तो इसका जो सीधा सा आंसर मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे दिख रहा है, वो यही है कि इनको भी अच्छे से पता है कि एसआर के इनका जो केस है ना, जो मुद्दा है, वो वहाँ पर ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, ये बात इनको भी अच्छे से पता है। जैसे देखो ना, हियरिंग के दिन ही भाई, उनकी मंडली, उनके वकील, जो फ्रेंड्स हैं ना, सारे कोर्ट से नदारत थे, गायब थे। पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी ने यहाँ पर एक और बात बहुत ही जायज़ उठाई है, बहुत ही वायरल तरीके से उठाई है। उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि इनको किस हक से यहाँ पर मंच दिया गया है। ना तो ये कोई संवैधानिक पोजीशन पर है, ना तो ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस हक से इनको आज ये मंच दिया गया है? और आपको क्या लगता है, अगर ये कांग्रेस के सहयोगी ना होते, कांग्रेस पार्टी के दल में ये काम नहीं कर रहे होते, तो क्या इनको ये मंच मिलना आसान था? मिल भी पाता? द आंसर इज नो, नहीं मिलता। ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको ये मंच इजीली मिल भी गया। तो दोस्तों, आज की इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एनीवेज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।